सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में अब तक हम लोग ने इकोलॉजी और इकोसिस्टम पढ़ लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड चेन इन इकोसिस्टम। ठीक है, फूड चेन इन इको सिस्टम, जिसको फूड चेन को हम लोग हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि फूड चेन होता क्या है। इसमें होता क्या है, जब एक जीव हमारे दूसरे जीव को खाता है, उसका उपभोग करता है, तो ऐसी कंडीशन को ही हम लोग फूड चेन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना सूर्य के प्रकाश में अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हुए चलते हैं। जो हमारे हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर। ठीक, अब हरे पौधों को खाते हैं शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, चलिए अब शाकाहारी को कौन खाता है, इनको खाते हैं मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, ये सब हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना गाइस। तो अगर आप लोग ने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा। अब इन मांसाहारी जंतु को कौन खाते हैं, थर्ड नंबर के मांसाहारी जंतु, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरीके के जंतु को खा लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इस प्रकार इन लोगों के एक जो चेन चलती है, इसी चेन को हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है, इसी चेन को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। तो होता क्या है, जब वेरियस स्टेज में जिसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर टर्सरी तीनों ही होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ऐसे देखें कि सबसे पहले यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले कि मान लेते हैं कि हमारी घास, ये हमारी घास है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्रोड्यूसर। ठीक, घास को कौन खाया, घास को खाता है टिड्डा। ठीक है, टिड्डा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। अब टिड्डे को कौन खाता है, टिड्डे को खाता है आपका मेढक, मेढक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब मेढक को कौन खाता है, मेढक को खाता है सांप। तो सांप क्या होगा आपका टर्सरी कंज्यूमर।
ठीक है। और सांप को कौन खाता है? सांप को खा गया मोर। मोर वैसे दिखने में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये सांप को भी खा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा सर्वोच्च सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है। तो इस प्रकार ये फूड चेन चलती है। चलिए इसको हम लोग एक फिगर से भी समझते हैं। ये हमारी फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर से भी देखते हैं कि देखिए ये है कॉर्न। कॉर्न को कौन खाया? रैट। ठीक है, कॉर्न को खाया रैट। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो कॉर्न को खा रहा है हमारा रैट। ठीक है, रैट। अब रैट को कौन खाया? ऑल। तो इस प्रकार जो बनने वाली हमारी चेन होती है, ये हमारी चेन कहलाती है 3 स्टेप फूड चेन। ये हमारी कहलाती है 3 स्टेप फूड चेन। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? फूड चेन के टाइप्स हैं। यहाँ हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन, जिसको हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फूड चेन। चलिए, तो कौन को खाता है? रैट, और रैट को खाता है आउल, उल्लू। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 3 स्टेप फूड चेन। अब आते हैं हम लोग 4 स्टेप फूड चेन पे। तो देखिए कैरेट्स, कैरेट को कौन खाया? रैबिट ने। रैबिट को कौन खा रहा है? फॉक्स, लोमड़ी। और लोमड़ी को कौन खा रहा है? लायन। तो ये हमारी हो गई 4 स्टेप फूड चेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रास, कौन खाया? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या है? टिड्डा। इसको खाया फ्रॉग, जैसा कि अभी हम लोग ने ऊपर एग्जाम्पल में समझा। फिर पाइथन, पाइथन क्या है? सांप, और इसको खाया ईगल ने या फिर मोर, पीकॉक ने। तो ये हमारी किस टाइप की होगी? ये हो गई हमारी 5 स्टेप फूड चेन। ठीक है गाइस, तो इस तरह हमारे फूड चेन के टाइप्स होते हैं। 3 स्टेप फूड चेन, 4 स्टेप और 5 स्टेप। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है फूड वेब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य जाल। वो था हमारा फूड चेन, ये हमारा फूड वेब। तो ये होता क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारी फूड चेन में प्राइमरी और सेकेंडरी उपभोक्ता, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर, एक से अधिक के लिए खाद्य बन जाता है, मतलब एक से अधिक लोग उसको भोजन उसका कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि अलग अलग तरीके के फूड चेन्स बीच बीच में आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह ये एक जाल बना लेता है। तो इसी जाल को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर डेफिनेशन में लिखें तो ऐसा कि किसी फूड चेन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर एक से अधिक के लिए खाद्य बन सकता है। तो जिससे क्या होता है? जिससे अलग अलग जो हमारी फूड चेन होती हैं, जिससे अलग अलग फूड चेन्स बीच बीच में आपस से जुड़ जाती है तो इस तरह ये जाल बन जाता है, जिससे एक जाल बन जाता है। जाल
बन जाता है। इसी को फूड वेब कहते हैं। इसे ही फूड वेब या फिर खाद्य जाल कहते हैं कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं जो हमारी घास है, ठीक है, अब ये घास है, इस घास को कौन खा रहा है? इस घास को खाते हैं हमारी गिलहरी। ठीक है, गिलहरी ने खाया। और कौन खाता है इसको? टिड्डा भी खाता है। ठीक है, टिड्डे ने भी खाया। अब टिड्डे को कौन खाता है? टिड्डे को हम जैसे जानते हैं कि मेढक खाता है। मेढक ने टिड्डे को खाया। और मेढक को कौन खाया? मेढक को मान लीजिए लोमड़ी ने खाया। इसको हम लोग फॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब गिलहरी को कौन खा रहा है? गिलहरी को लोमड़ी भी खा सकती है। ठीक है, गिलहरी को लोमड़ी भी खा सकती है। और कौन खा सकता है इसको? बाज भी, ईगल, बाज भी खा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या बन रहा है? ये एक तरीके का जाल बन रहा है ना, तो इसी को कहते हैं फूड वेब। जैसा कि देखिए नीचे एक फिगर में दे रखा होगा, देखिए ये फिगर है। अब इस फिगर में देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा ये घास है या इसको ट्री बोले, इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है आपका डियर। ठीक है, ये डियर ने खाया। डियर को कौन खा रहा है? आपका लायन खा रहा है, या आप इसको तेंदुआ बोलिए। अब यहाँ देखिए इसको चूहा खा रहा है, चूहे को ये आपकी लोमड़ी खा गई, लोमड़ी को सांप खा गया, सांप को ये बंदर है जो हुक्कू बंदर, इसको हुक्कू बंदर को फिर शेर खा गया। ठीक है, अब घास को देखिए टिड्डा खाया, टिड्डे ने को इस चिड़िया ने खाया, चिड़िया को ने ये नेवला टाइप का नेवले ने खाया, नेवले को ये गिद्ध ने खाया। ठीक है, अब इधर देखिए ट्रीज को गेंडे ने खाया, जिराफ ने खाया, जिराफ को कौन खा गया? आपका शेर खा गया, गेंडे को शेर खा गया। तो इस प्रकार ये एक तरीके का जाल बन जाता है, जिसे हम लोग फूड वेब बोलते हैं। इसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आ सकता है आपके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, what is the difference between food chain and food web? ठीक है, दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फूड चेन। इधर लिखते हैं फूड वेब। चलिए अब इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखते हैं। सो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा कि फूड चेन में क्या होता है कि इसमें जो आपका प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर के बीच एक चेन बनी होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में एक चेन के रूप में होती है। कंज्यूमर के बीच एक चेन होती है। ठीक है, इसमें आइए देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो ऐसा लिखे जाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। ठीक है, चलिए सेकंड डिफरेंस देखते हैं। सेकंड डिफरेंस होता है कि इसमें जो जीव होते हैं वो सीमित संख्या में होते हैं, तो इनकी जो नंबरिंग होती है वो एक लिमिट होती है, उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है ना, तो जीवों की संख्या सीमित होती है, सीमित होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जीवों की जो संख्या होती है वो असीमित हो सकती है।
ठीक है, जीवों की संख्या असीमित हो सकती है, हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो पाए जाने वाले ट्रॉफिक लेवल होता है वो एक प्रकार के जीवों से जुड़े होते हैं। जो ट्रॉफिक लेवल होता है, ट्रॉफिक लेवल वो कैसा होता है, एक प्रकार के जीवों से जुड़ा होता है, एक प्रकार के जीवों से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ट्रैफिक लेवल होता है वो एक से अधिक प्रकार के जीवों से जुड़ा होता है। जो ट्रैफिक लेवल है आपका, ट्रैफिक लेवल एक से अधिक जीवों के साथ, एक से अधिक जीवों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इनके बीच का ये डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब अपने नए टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा इन्वायरमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इन्वायरमेंट। क्या कि इन्वायरमेंट है क्या, चलिए इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पर्यावरण होता है ये हमारे दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हमारे दो शब्दों से मिलके बना होता है। इसमें पहला शब्द होता है हमारा परि प्लस आवरण। अब परि का क्या मतलब है, परि का जो मतलब होता है वो होता है हमारे चारों तरफ। परि का जो मीनिंग है वो है चारों तरफ, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है जो चारों ओर उसका एक आवरण होता है, ठीक है ना। तो जो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें जो दूसरे वस्तुएं होती है उससे जो हमें प्रभावित करती हैं वो हमें नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिखें कि ये जीवों को सामूहिक रूप से, जीवों को सामूहिक रूप से प्रभावित करने वाले सभी कारक क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है कि किसी प्रकार का फोर्स हो या कोई भी मैटर हो या फिर किसी प्रकार की डायरेक्शन हो, ये सब हमारे कारक होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो भी उस जगह में रहने वाले जीव होते हैं उसको वो इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको इन्वायरमेंट को हम लोग ने दो भागों में बांटा है। इन्वायरमेंट को दो भागों में हम लोग ने बांटा है। तो एक इसका भाग है हाँ, दो भागों में बांटा है। पहला फर्स्ट पार्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत हम लोग वाटर ले सकते हैं, सन, किसी प्रकार की एनर्जी या फिर लाइट, कोई भी मैटर, मिनरल्स, तो जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और इसकी अनिरंतरता से ही क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है, ठीक है ना, उसका अपघटन होता है।
ठीक है, उसी से उसमें अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। तो ये सब जितनी भी आपदाएं जन्म लेती हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट में आती हैं। तो इसमें लिखें कि इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, आपका वाटर है, सनलाइट है, ठीक है, मिनरल्स हो गए, और क्या होगा आपके, मान लीजिए ह्यूमिडिटी हो गई, अर्थ हो गई, ठीक है, एयर हो गई, ये सब इसी में सम्मिलित होता है, सभी इसी में सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना, इसी में कॉन्क्लूड होते हैं, ठीक है गाइस। अब इसकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है, ठीक है, सॉइल का इरोजन होना और अर्थक्वेक आना, ये सारी चीज़ें इसी फिजिकल इन्वायरमेंट में होती हैं, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक हो गया फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड होता है बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बायोटिक इन्वायरमेंट में जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें एक जीव का दूसरे जीव के साथ रिलेशनशिप होती है, ठीक है ना, मतलब कि जीवों का आपसी संबंध होता है, उनकी कल्चर के साथ उनका व्यवहार कैसा, उनका आचार विचार कैसा है, ठीक है ना। तो ये सब उनकी धर्म जाति ये सब बायोटिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है। तो इसमें लिखें इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध, जीवों का पारस्परिक संबंध, ठीक है। अब वो कैसा हो सकता है, वो हो सकता है आपका उनकी संस्कृति पे, कि संस्कृति कैसी है, आचार विचार कैसे हैं उनके, आचार विचार, उनकी धर्म, उनकी जाति, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, धर्म हो गई, उनकी जाति हो गई, ठीक है, ये सब आपका इसी के अंतर्गत आता है। और व्यक्तिगत आवश्यकता क्या हो गई, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता, मतलब नीड क्या है, आवश्यकता, ठीक है। आदि के आधार पर हम लोग संभव है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बायोटिक इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको दोनों चीज़ें इसके समझ में होगा कि क्या फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है और बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है। अब हमारा टॉपिक जैसा आता है कि हमें इन्वायरमेंट की नीड क्यों है, कि इसकी नेसेसिटी क्या है, ठीक है ना। तो इसमें लिखते हैं, हेडिंग है नेसेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ना। तो चलिए देखते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को एक साफ़ सुथरी हवा चाहिए होती है, उसको शुद्ध एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, ठीक है ना, ये सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो कई दशकों से क्या हो रहा था कि हमारी भारतीय संस्कृति जो थी वो पूरी तरीके से विकसित नहीं थी। तो ऐसा हो क्यों रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था कि इससे क्या हो रहा था, जो अपव्यय था वो हमारा कम हो रहा था, तो उससे जो हमारा इन्वायरमेंट था वो साफ़ सुथरा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या का विस्फोट हुआ, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम से इंक्रीज होती गई, तो क्या होगा, जब पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होती गई तो इससे हुआ क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होने से क्या हुआ कि लोगों ने इन्वायरमेंट को अपव्यय करना शुरू कर दिया, उसका मतलब मिसयूज़ करने लगे, लोगों ने उसका मिसयूज़ किया और वो मिसयूज़ कई गुना
ज़्यादा तरीके से उसको इंक्रीज कर दिया। तो उससे हुआ ये कि जो हमारा एटमॉस्फेयर था तो वो क्या हो गया, वो पॉल्यूट हो गया। जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो हमारा पोल्यूट होता चला गया, मतलब प्रदूषित हो गया, पॉल्यूट होता चला गया। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने पन्नियाँ जलाना शुरू कर दी, लोगों ने पन्नियों का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उससे हमारा जो भी इन्वायरमेंट था वो धीरे धीरे उसमें पॉल्यूशन होता चला गया। तो इसके लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नई नई शोध करना शुरू कर दिया, नया नया रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना और इन्वायरमेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया। ठीक है गाइस, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, इसी को हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल। अब होता क्या बायोस्फीयर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पूरी अर्थ पे जितने भी जीव समुदाय पाए जाते हैं, चाहे वो अजैव हो चाहे वो जैव घटक हो, तो वो सब हमारे जीव मंडल कहलाते हैं। वो जिस भी हमारे साम्राज्य उनका जहाँ भी वो रहते हैं वो हमारा जीव मंडल कहलाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीव होते हैं वो पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर ऊंचाई तक, और समुद्र में 8 किलोमीटर गहराई तक मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे जीव हैं ये कहाँ से कहाँ तक, 6 किलोमीटर अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है, और बिलो द 8 किलोमीटर बिलो द ओशियन एंड 6 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ सरफेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 6 किलोमीटर तक पाए जाते हैं और 8 किलोमीटर गहराई तक ये पाए जाते हैं। ठीक है, जीव हमारे। अब जो हमारा बायोस्फीयर, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में विभाजित किया है, मतलब 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया, जिसमें से इसका फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, अब लिथोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसलिए कहलाता है आपका स्थल मंडल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें लिथोस्फीयर। अब लिथो का मतलब होता है आपकी ज़मीन। ठीक है ना, तो अब इसमें हम लोग लिखते हैं कि होता क्या। सबसे पहले तो ये जान लें कि लिथोस्फीयर है क्या, कि जो भी हमें अर्थ सरफेस है उसके उसमें जो आपकी ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत में हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं ना, मिनरल्स मिलते हैं, मैटर मिलता है, तो वो सब हमारे एक सॉइल में पाया जाता है, तो उसी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसी सॉइल पे हमारे पेड़ पौधे आते हैं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, जिसका हम लोग कंज्यूम करके हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखें कि अर्थ सरफेस के ऊपरी परत पर जिसमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं, और जिसमें सॉइल पाई जाती है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है गाइस, अब आता है सेकंड, आता है हमारा, फर्स्ट हो गया लिथोस्फीयर, सेकंड है आपका हाइड्रोस्फीयर। इसी को हिंदी में बोलते हैं जल मंडल। हाइड्रो को का मीनिंग ही होता है जल से। ठीक है ना, तो हाइड्रोमंडल। अब हाइड्रोमंडल क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन से स्रोत होंगे, इसके अंतर्गत जितने भी आपके वाटर सोर्स होंगे वो आपके हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। जैसे कि आपका ओशियन हो गया, ओशियन, ठीक है, रिवर और लेक, पॉन्ड,
ये सब आपके हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा टोटल अर्थ है इसका 97% भाग ही 97% भाग में आपके क्या है, वाटर है, जिसका 2% भाग किस में आपका है, ग्लेशियर में है, ठीक है ना, और पोल्स पे मिलता है। 97% आपका उसमें हो गया, समुद्र में हो गया, बाकी 2% जो आपका भाग होता है वो आपका ग्लेशियर में है, ठीक है, ग्लेशियर में पाया जाता है और पोल्स पे है, ठीक है। अब बाकी का बचा 1%। अब वो 1% कहाँ पे है, 97% कहाँ पे है, ओशियन में, 2% कहाँ पे है, ग्लेशियर और पोल्स में। अब 1% जो है, जो ये 1% है, वही हमारे पीने योग्य मतलब कि पोटेबल वाटर है, पोटेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी है हमारे लिए केवल 1%, ठीक है गाइस। फिर भी हम लोग अपने पानी का कितना वेस्ट करते हैं ये हम ही लोग जानते हैं कि पानी का हम लोग लगातार वेस्ट करते हैं। आने वाले दिनों में लोगों के पास पानी पीने तक का नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए बिल्कुल भी सावधान नहीं है, इसीलिए हम लोगों को एनवायरनमेंट पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो अब ये आता है ये सब हाइड्रोस्फीयर। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें वो होती है आपकी एटमॉस्फेयर। इसी को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल, वायुमंडल। चलिए देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जलमंडल मतलब कि आपका हाइड्रोस्फीयर जो होता है और आपका लिथोस्फीयर, इसके चारों ओर लगभग 6000 मीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, क्या, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस होते हैं, सबसे पहले देखते हैं, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपका ओजोन हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, वाटर वेपर्स। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपने एटमॉस्फेयर को, जो धरती का एटमॉस्फेयर, इसको ऊष्मा जो एक होती है वो इसको क्या करती है, संतुलित करके रखती है, ठीक है। और जीवन के लिए हम लोगों के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये दोनों ही गैस हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है, ह्यूमन बींग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स, ये करता है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये दोनों गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी गैसेस जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें कि एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल संरचना। चलें, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ हम लोग लिखते हैं हाइट, ठीक है। सबसे पहले हाइट देख लेते हैं, किस लेयर की कितनी हाइट है, उस लेयर की हाइट में कितना टेम्परेचर होता है और कौन कौन सी गैसेस हमको मिलती हैं, ठीक है। इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जिसकी हमारी इसकी जो हाइट होती है वो 11 किलोमीटर तक होती है। मतलब कि अर्थ सरफेस से कितनी होती है, 211 किलोमीटर, 11 किलोमीटर तक ये इसकी हाइट होती है। अब इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 15 डिग्री टू -56 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। अब इसमें गैस कौन कौन सी पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी में वाटर भी पाया जाता है, ठीक है ना, ट्रोपोस्फेयर में। चलिए नेक्स्ट आता है, अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर अगर हम पढ़ते हैं तो कौन सी स्फीयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट जो होती है वो 11 किलोमीटर टू कितनी होती है, 60 किलोमीटर,
मतलब 11 किलोमीटर से 60 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो लेयर आती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है -56 से कितना होता है -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है? ओनली ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे केवल ऑक्सीजन पाई जाती है। जो थर्ड स्फीयर आता है हम लोगों का वो कौन सा होता है? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 60 किलोमीटर से 95 किलोमीटर तक होती है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो -2 डिग्री से होता है आपका -92 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ पे पाई जाने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट जो आती है हमारी लेयर मेसोस्फीयर के पास आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इसकी जो रेंज होती है वो होती है 95 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर तक। ठीक है गाइस, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -92 -1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें जो गैस पाई जाती है वो O2+ पाई जाती है, O+ पाई जाती है और NO+ गैस पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारा एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर होता है। पहली लेयर हो गई ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर। इसके बाद भी एक स्फेयर होती है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर से क्या होता है कि जो भी हमारे मोबाइल टावर की जो सिग्नल्स होते हैं वो आइनोस्फेयर तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। जिसके बाद की जो स्फेयर होता है हमारा वो आइनोस्फेयर होता है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार हम लोगों ने अपना एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर भी एटमॉस्फेयर का देख लिया। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।